हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहन अग्रवाल। बच्चों मैं आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग सेशन लेके आया हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। क्लियर है? आज अपन शुरू करने जाएंगे सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। दोनों नाम इसी के हैं, या आप उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं या आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? इससे पिछले जो सेशंस मैंने लिए हैं उसमें मैंने आपको पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कराया था पूरा, जिसका नाम था एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? तो आज अपन जो मेन डिस्कशन करेंगे वो करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी पे। क्लियर है? इसमें भी एटॉमिक रेडियस का रोल आएगा, वो फैक्टर्स में हम बात करेंगे। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान से सुनो, ये बच्चों ऐसा टॉपिक है जिसके बेसिस पे अपन पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे। अभी एक दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और सिखाऊंगा आगे आने वाले सेशंस में, वो सारी बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पूरी इनऑर्गेनिक का बेसिस है। क्योंकि जैसे अपन आगे बढ़ेंगे सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वहां पे नए नए चैप्टर्स आएंगे, उनमें कुछ कुछ नई नई प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, कुछ कुछ नए नए उनके क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। उन सबको समझने के लिए हमें इन बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझना सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा उन सबके रीजन ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही है। हम बोल देते हैं कि ये किसी एलिमेंट में ऐसा हुआ, क्यों? क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सवाइजेड और भी कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऐसी होगी, इसलिए ये कारण वश इसमें ये प्रॉपर्टीज में चेंजेस दिखे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है, समझनी है, तो उसके लिए आपको इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को ढंग से सुनना, समझना और याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं करेंगे ऐसा, तो आगे जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे 11th और 12th में कंप्लीट, तो आपको दिक्कत आएगी। क्लियर है? तो अभी ध्यान दे लेना, तो जिससे बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं जो भी बोलूं ढंग से कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को रिलेट करते हुए चलेंगे और नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। क्लियर है? हाँ या ना? तो मैं शुरू करने जा रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है ना? देखो अब ये है क्या, व्हाट यू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी। असल में एनर्जी है, ये एनर्जी किस काम में आती है वो सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है ना? अब आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, मैं वो बता रहा हूं। आयनाइजेशन एनर्जी है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, क्या क्या रिमूव करेंगे, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसके लिए रिक्वायर्ड है, रिमूव करने के लिए। किसको? मुझे नहीं, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को। किसको? मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है दी जाती है, ये कह लीजिए क्या, जो मिनिमम एनर्जी दी जाती है किसको रिमूव करने के लिए, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस नाम से बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो वो एनर्जी जो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किसी आइटम को दी जाए, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। केवल खाली अच्छी बात नहीं है, पूरा बोलना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये टर्म होता है बच्चों। नॉर्मल किसी भी एटम से नहीं हटा सकते, कंडीशन है। आइसोलेटेड मतलब किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, दूसरा गैसियस होना चाहिए, और तीसरी बात एटॉमिक स्टेट, कोई मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यही है वो मिनिमम एनर्जी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी जाती है, किसे? आइसोलेटेड गैसियस एटम को। उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उस एनर्जी को? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? अब इसको एक रिएक्शन की मदद से समझते हैं। क्लियर है? तो हमें क्या हटाना है? मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ, एक बात और, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बच्चे आप लोग जानते ही होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? जो आउटर मोस्ट शेल में बैठे होते हैं, जो सबसे बाहर वाली शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो एक रिएक्शन के साथ समझो, ये बच्चों एक रिएक्शन आयनाइजेशन रिएक्शन दे रखी है, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम है। ये कौन है बच्चों? एक आइसोलेटेड एटम है और गैसेस है। इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मैं मेंशन कर दे रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकाला, तो
उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो ये आइसोलेटेड गैसेस एटम काय में कन्वर्ट हो गया, कैटायन में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? कैटायन में कन्वर्ट हो गया। और जब ये कैटायन बन गया तो इस पूरे प्रोसेस में जो हमें एनर्जी देनी, बच्चों ध्यान रखना, आयनाइजेशन कराना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी दी गई वो डेल्टा एच से मेंशन करते हैं। तो वो एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो कम से कम दी गए जिससे एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाला निकल जाए उस एटम को छोड़ के। क्लियर है? तो उस मिनिमम एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो कम से कम वो एनर्जी, मिनिमम से मिनिमम, बिल्कुल मैक्सिमम नहीं देखी जाती, कम से कम में काम चले तो वो चीज है। तो वो कम से कम एनर्जी जिसकी वजह से, जिसकी मदद से इस आइसोलेटेड गैसेस एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटम को छोड़ के चला जाए और एटम में कैटायन में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है? तो इस मिनिमम एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। और डेल्टा एच क्या है? एनर्जी का चेंज जो बताता है। क्लियर है? तो आयोनाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों, ध्यान रखना। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, देनी पड़ती है, कभी वो एमिट नहीं करता। इसी वजह से डेल्टा एच आपका पॉजिटिव लिखा है मैंने। तो डेल्टा एच बच्चों पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब होता है बच्चों एक्सोथर्मिक। तो एनर्जी आप दे रहे हो ना कि इससे ऑब्टेन कर रहे हो, देने की वजह से ये डेल्टा एच कैसा है, इसका पॉजिटिव आया है। एनर्जी देने की वजह से इसका डेल्टा एच कैसा आया है, पॉजिटिव। तो आयोनाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। चलो आगे बढ़े, क्लियर हो गया? तो अगला देखो भाई पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे ख्याल से वाली चीजें क्लियर होगी। अब इस पॉइंट को देखो, आयनाइजेशन एनर्जी की बात। बच्चों ये जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है, ये यूनिट कह दीजिए, वो किस में होती है वो लिख दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी हो सकती है, किलोजूल पर मोल में भी हो सकती है, किलो कैलोरी पर मोल में भी हो सकती है। और असल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जिस बच्चे को नहीं पता है वो जाके पहले मेरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे सब्जेक्ट सुने, तब वहां पे ये वाली बात समझ में आ जाएगी। तो असल में जो आयनाइजेशन एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? वो मिनिमम एनर्जी जो आइसोलेटेड गैसेस एटम को दी जाती है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। वो कम से कम एनर्जी जो किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम को दी जाती है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। और उसकी यूनिट बच्चों क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी हो सकती है, किलो जूल पर मोल भी हो सकती है और किलो कैलोरी पर मोल भी हो सकती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहे हैं तो एटम लिया जाता है, किलो जूल और किलो कैलोरी ले रहे हैं तो पर मोल के अकॉर्डिंग वैल्यू दी जाती है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट सुनो जरा ध्यान से। अब इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं इस इक्वेशन का एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाने की कोशिश करता हूं। असल में आइसोलेटेड गैसेस एटम में क्या हुआ, क्या होगा, वो चीजें मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो असल में इस रिएक्शन को ना लिख के मैं एक डायग्राम बना के दूं तो उससे भी तो अपन रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये न्यूक्लियस है, शेल, एक और शेल, एक और शेल। क्लियर है? तो इसकी इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, इस वाली शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे अच्छे खासे, और इस वाली भी शेल में होंगे। तो ये आउटर मोस्ट शेल हो गई, है ना? तो इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ही तो एनर्जी दी जा रही है। ध्यान से सुनना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे बैठा है? आउटर मोस्ट शेल में। इन शॉर्ट ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करके रखा होगा, बिल्कुल करके रखा होगा, तभी तो एटम के अंदर है, नहीं तो भाग जाता कितनी देर का। तो यहाँ पे भले ही बच्चों ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उसको अट्रैक्ट करके बैठा है विद द हेल्प ऑफ जेड इफेक्ट। इसकी मदद से बच्चों जेड इफेक्ट, मेरे ख्याल से फॉर्मूला पता होगा, Z माइनस S। Z क्या होता है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, S क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट, जो बीच में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसके बीच में? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन लगा के प्रोड्यूस करते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन Z के बराबर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर। असल में किसके बराबर अट्रैक्शन फोर्स फील करता है? Z इफेक्टिव के बराबर। किसके बराबर बच्चों? Z इफेक्टिव के बराबर। तो वही बात करी जाती है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है, बिल्कुल अट्रैक्ट करके बैठा है। तो भाई इलेक्ट्रॉन कब जा सकता है एटम को छोड़ के? जब इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को आप खत्म कर दो, और खत्म करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, पर यहाँ पे पैसा नहीं, एनर्जी खर्च करी जाती है। क्या खर्च करी जाती है? एनर्जी। तो इस एटम को एनर्जी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? एनर्जी। और मिनिमम वो एनर्जी जो इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को खत्म कर दे और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए और अपनी शेल छोड़ के चला जाए। तो वही मिनिमम एनर्जी जो
जो इस इलेक्ट्रॉन को अपने एटम के न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से बाहर निकाल देती है या उसको खत्म करके इस एटम को फ्री कर देती है, उसी मिनिमम एनर्जी को हम बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम देते हैं। क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम देते हैं। दिस वाज द डायग्रामेटिक व्यू फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है? तो मेरी ख्याल से वाली बात क्लियर होगी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हटाना है, एनर्जी देनी है, वो कम से कम एनर्जी, उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी। और कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक, तो ये प्लस में होगी इसका डेल्टा, या फिर एनर्जी का चेंज इस रिएक्शन के लिए अगर हम देखेंगे एनर्जी का चेंज तो इसका पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है? चल रहा हूं। अब बात आती है इस वाले पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। क्लियर है? आया ये हटा दूंगा। चलो अब बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है? पॉइंट सुनिए। एक्सेप्ट हाइड्रोजन other atoms can have more than one value of ionization energy। हाइड्रोजन के अलावा और जितने भी एटम्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है 1 2 3 XYZ जो भी। क्लियर है? अब ऐसा हुआ क्यों, ये सुनिएगा। हाइड्रोजन के अलावा बाकी के एटम्स के पास अपने पास एक से ज्यादा मोर देन वन आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम के पास इकलौता केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कहीं पे अगर कोई और एटम देखेंगे तो उसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये रहा भाई, इसके पास कितनी शेल? एक ही शेल, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? तो इसके पास तो बेचारे के पास केवल एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी, केवल एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी। यहीं पे अगर मैं कल को आपके लिए बेरिलियम बना दूं, क्या बना दूं बच्चों? बेरिलियम। बेरिलियम का न्यूक्लियस, उसकी शेल, दूसरी शेल, 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जरूर इसके अंदर। क्लियर है? तो बेरिलियम के लिए ये बन गया स्ट्रक्चर। बेरिलियम के लिए आ गया 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन अगली वाली शेल में। क्लियर है? आया बेरिलियम के लिए आ गया। तो अब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालें बेरिलियम की। सीधी बात है, आउटर मोस्ट को हटाना है। पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, क्या हटाया? एक इलेक्ट्रॉन, और इसको मैंने बना दिया बेरिलियम +1, मतलब बी पॉजिटिव बनेगा। बिल्कुल सही बात है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा छोड़ के, एक पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट हो ही जाएगा ना। मान ले एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अच्छा ऊपर वाला हटाया मैंने, रुक जाओ, कौन चला गया? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, ये क्या हो गया? बेरिलियम +1। तो इस काम में जो एनर्जी लगी होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उसको मैं नंबर पर डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं? नंबर पर। अब जरा बताना, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकल गई, अब क्या कन्वर्ट हो गया होगा? मैं बना के भी दिखा देता हूं तुम्हारे लिए, एक सेकंड रुकिएगा बस। ये रहा, ये कौन है? हाइड्रोजन एटम। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की। क्लियर है? और ये बन गया केवल न्यूक्लियस, H+ बन गया। क्या बन गया? H+। इसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन है रिमूव होने के लिए? इसके पास कोई एक और इलेक्ट्रॉन है रिमूव होने के लिए? मेरे ख्याल से तो नहीं। इन शॉर्ट हाइड्रोजन के पास इकलौती एक है। बट वहीं पे अगर हम बेरिलियम को देखें, B+1 भी बन गया, पर अभी और इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, बिल्कुल है। तो इसके पास तो अभी इलेक्ट्रॉन है जिसको आप रिमूव कर सकते हो, तो एक और एनर्जी दोगे इसको, और एनर्जी दो, तो उसको मैं नाम दे दे रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी 2। फॉर किसके लिए होगी? B+ के लिए। अब ये या फिर आयनाइजेशन एनर्जी फॉर B+ बोल दो, या आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड फॉर B, क्योंकि इसके लिए तो दूसरे नंबर की ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल ही चुके। अगर हम ये बोले आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, किसके लिए होगी? वो B+ के लिए फर्स्ट होगी, पर बेरिलियम के लिए तो सेकंड होगी। B+ के लिए तो ये वाली आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, पर ये बेरिलियम के लिए अगर अपन देखेंगे तो उसके हिसाब से तो सेकंड है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे पहले भी निकल चुका होगा। तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? बेरिलियम+2 में। बाहर वाली शेल खत्म, बाहर वाली शेल खत्म, क्या खाली हो गई, और ये क्या बन गया? B+2। तो इन शॉर्ट देख लो जरा, तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 भी है इसके पास, आयनाइजेशन एनर्जी 2 भी, तो मोर देन 1 हो गई कि नहीं होगी? अभी और इलेक्ट्रॉन है तो और भी निकाल सकते हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 भी आ सकती है, आयनाइजेशन एनर्जी 4 भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो। क्लियर है? बट करते नहीं, हम लोग ने जनरली पढ़ रखा है 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे जाते हैं, 3 के आगे नहीं कर सकते। क्यों? उसकी भी लिमिटेशन है, क्योंकि ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इंक्रीज करती रहती है। क्या करती रहती है बच्चों? इंक्रीज करती रहती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और भी कोई एटम हो तो उसमें हमें एनर्जी का खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो जो कि हम फायदेमंद नहीं समझते हैं। तो इसीलिए जनरली हम लोग जब पीरियोडिक टेबल या कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये टेंडेंसी रहती है कि जनरली एटम 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर उनके अंदर 4 की आती है तो प्रोबेबिलिटी को जनरली शेयर को प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू लूज करने के।
क्लियर है? वो ये रीजन है क्योंकि उनका फोर्थ जो आयनाइजेशन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए करी जाएगी वो थोड़ी बेकार रहती है। क्लियर है? सॉरी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो करी जाएगी H या कोई भी M+4 बनाना है तो उसमें थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि दिक्कत का विषय है। असल में इतनी सारी आयनाइजेशन एनर्जी इनके पास आ क्यों रही है? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है। इसके पास मात्र एक ही आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है? क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो सीधी बात है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर बाकियों को देखो तो उनके पास तो मोर देन वन आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलेगी, बट हाइड्रोजन के केस में मात्र एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि उसके पास मात्र ओनली वन इलेक्ट्रॉन है। बट बाकियों के पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं इंक्रीज करके। निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालो तो फर्स्ट बोल दोगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे मतलब किससे? सेकंड इलेक्ट्रॉन किससे आएगा? इसके कैटायन से B+, ये नहीं बोलेंगे B से निकलेगा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको दिखानी तो B+ से जाएगी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी तो आपको B+2 से हटेगी। फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी तो B+3 से हटेगी। ये कंसेप्ट चलता है। क्लियर है? तो बाकियों में ये चीज पॉसिबल इसलिए क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है एक से ज्यादा। हाइड्रोजन में इसलिए नहीं क्योंकि हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास मात्र और मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट क्लियर होंगे। तो ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दे दिया आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल का। क्लियर है? एंडोथर्मिक है, एनर्जी देनी पड़ती है। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको कंफर्म होंगी, नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चीज अगर समझ में नहीं है तो बाद में बहुत कष्ट देगी। बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत सारे रीजंस आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आपने इन चीजों को नहीं सुना ढंग से, नहीं याद किया ढंग से। दोनों कंडीशन में बहुत तकलीफ देगी बच्चों। क्लियर है? चलो भाई, फैक्टर्स देखें जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक रेडियस। ये बहुत बेहतरीन फैक्टर अभी दिखाया मैंने आपको, बट अब डिटेल में विद एग्जांपल दिखा। तो सबसे पहला फैक्टर बच्चों क्या है? एटॉमिक रेडियस। और मेरे ख्याल से आपको दे रखा है आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस पे इनवर्सली डिपेंड करती है। मतलब क्या है इसका? अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे लिखा हूं, ठीक है ना? पहले बार मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस इनवर्सली चलते हैं। क्यों? सीधी बात है, इसका मतलब क्या है? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। बस इतना मतलब समझो। अब ये क्यों आया वो डायग्राम से भी समझा दूंगा। क्या इसका मतलब क्या? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। अब क्या काम करेगा दिमाग? आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं एलिमेंट्स के, कुछ भी मान लो एक बार भर दिया मैंने अपने मन से, कुछ भी भर दिया इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट। पहला एटम 2 शेल का, दूसरा मैंने एक और एटम बनाया है, अपने मन से अंदर भर ले रहा हूं मैं, बट आइडियल या बहुत बड़ी स्कीम के अकॉर्डिंग भरेंगे, अपने मन से भर ले रहा हूं। दूसरा एटम बना दिया मैंने 3 शेल का, ठीक है। तीसरा आइटम मैंने बना दिया 4 शेल का, ठीक है ना? तीसरा आइटम मैंने बना दिया 4 शेल का। पांचवा मैंने आइटम बना दिया 5 शेल का। कितनी शेल का बच्चों? 5 शेल का, ठीक है ना? इसमें इलेक्ट्रॉन को लेना, कुछ भी भर दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो मैंने पहला आइटम बनाया 2 शेल का, दूसरा आइटम बनाया मैंने 3 शेल का, तीसरा आइटम बनाया मैंने 4 शेल का और चौथा आइटम बनाया मैंने 5 शेल का। अब शेल बढ़ेगी तो बच्चों रेडियस तो बढ़ती है, दिख रही होगी आपको, इतना तो जानते हैं। शेल का नंबर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी। तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया जिसमें रेडियस बढ़ रही है। अब मैं चेक करूं आयनाइजेशन एनर्जी, आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आएगा। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पकड़ बिल्कुल लास्ट में था, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पकड़। अकल लगाओ, इस पे अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का ज्यादा लग रहा होगा कि उस वाले पे अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का ज्यादा लग रहा होगा। अकल है तो दिमाग में आ जाएगी चीज। मेरे ख्याल से इस इलेक्ट्रॉन पे इसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा फील हो रहा होगा इन कंपैरिजन टू ये वाले इलेक्ट्रॉन के। क्यों ऐसा रीजन? क्योंकि पहली बार
एक तो ये न्यूक्लियस के पास है, दूसरी बात इसको ज्यादा लोग बचा के रख नहीं पाएंगे, इसमें उस पर कम लगने का अट्रैक्शन फोर्स अधिक है। पहली बात, एक तो ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, और दूसरी बात ये बीच में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है, इसको बचाने के लिए बहुत सारे हैं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, वो वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना अट्रैक्टेड नहीं रहेगा। इसीलिए इस एटम में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से सारी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो रोक के रख पाएगा इलेक्ट्रॉन। सीधी बात है, यहाँ पे तो पास में चल गए, अब वहां पे तो कितना दूर है, वहां पे कैसे रोक पाएगा? और ऊपर से तुमने इलेक्ट्रॉन और अच्छे खासे भर दिए जो कि उससे और अच्छा शील्ड कर लेंगे, तो उसे तो किसी बात का डर ही नहीं रहेगा, उसे तो कोई अट्रैक्शन फोर्स इतना रहेगा ही नहीं न्यूक्लियस की तरफ, तो वो तो इजीली थोड़ी सी रिश्वत देने में ही, मतलब थोड़ी सी एनर्जी देने में ही अपनी शेल को छोड़ के जाने को तैयार हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। मेरे ख्याल से रेडियस जैसे जैसे बढ़ रही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ कम अट्रैक्टेड या अट्रैक्शन फोर्स उस पे कम हो रही है, तो इन शॉर्ट जिसमें रेडियस ज्यादा है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है इन कंपैरिजन टू जिसमें रेडियस कम है। तो इन शॉर्ट उसमें इजी का मतलब कि आपको कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के शेल को चला जाएगा, और यहाँ पे आपको एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन अपनी शेल को छोड़ के जाएगा। ये बिल्कुल अपने आप से आप रिलेट करें, मैं अपने आप से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो ये तो वही पढ़ाई लिखाई वाली बात, सारी चीजें विद एक्सप्लेनेशन। अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आता हूँ थोड़ा सा। सपोज करो मेरे को मालूम चाहिए, मैं शुरू के कुछ साल सपोज करो अपने घर में अपने माता पिता के साथ गुजार रहा हूँ, और मेरे माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट है, मान लो सपोज करो मैं 11th 12th में मान लो घर पे पढ़ा हूँ, माता पिता के साथ ही रहा, तो मान लो बहुत स्ट्रिक्ट। अब मेरे दोस्तों ने, मेरे वैसे दोस्त बहुत सारे हैं, मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया चलो कहीं घूमने चलते हैं भाई, ट्रिप। मान लो आप लोग भी ऐसी कभी कभी सोच लेते हो, थोड़ी सीधी बात है, हमारी तरह कोई बात नहीं सोचते तो होंगे। तो मान लो मेरे दोस्तों ने क्या बनाया, एक प्लान बनाया ट्रिप पे जाने का, ठीक है प्लान तो बन गया। अब भाई जाने की परमिशन तो माता पिता देंगे, कौन देंगे? और कोई तो आएगा नहीं, आया ना, जाने की परमिशन तो घर वाले ही देंगे, और आप घर में रह रहे हो, पास में हो, डिस्टेंस कम है, आप घर में ही रह रहे हो, आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो आपके माता पिता स्ट्रिक्ट, वो परमिशन देंगे, ये आपको भी पता है, बट स्टिल कैसे जैसे तैसे आपने हिम्मत जुटाई, आपने बोला मम्मी पापा कि जैसे जैसे मेरे दोस्त हैं उन्होंने ट्रिप का प्लान बनाया, मैंने हाँ कह दिया। मान लो आपने क्या दिया, गलती से मुंह से निकल के मैंने हाँ कह दी, क्लियर है? सो आपके इधर से पढ़ा, दूसरी तरफ उधर से पढ़ा, तो पूरी ट्रिप 2 झापड़ों में घूम के आ गए, मान लो ना याद करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन उसके रेंज में पास है तो वो उसको अपने पास से जाने नहीं देगा, क्लियर है? सीधी बात है, जैसे कभी प्रैक्टिकल करना, करके देखना, ठीक है ना, मत करना वैसे तो दिक्कत होती है, कोई बात नहीं। अगर करेंगे तो क्या होगा, घर पे रह रहे हो, मम्मी पापा भी वहीं पे रह रहे हैं, आप ज्यादा दूर नहीं है उनसे, तो आपको घर छोड़ के जाने में घूमने के लिए थोड़ा कष्ट होगा। तो इन शॉर्ट आपको सिफारिश लगवानी पड़ेगी, सिफारिश जैसे चाचा हो गए, ताऊ हो गए, भैया हो गए, मामा हो गए, बहन हो गई, तो ये सब सिफारिश करेंगे आपके माता पिता से, तब आप जा पाओगे। इन शॉर्ट जब मैं इस न्यूक्लियस को बहुत एनर्जी दूंगा तब ये बेचारा इलेक्ट्रॉन अपनी शेल को छोड़ के जाता है। अब दूसरा पहलू देखो, मेरी 11th हो गई, 12th हो गई, मैं कॉलेज में चला गया, मान लो चला गया। अब मैंने शहर बदला, सीधी बात है, कॉलेज अपने शहर में तो लोग नहीं, इतना अच्छा कोई नहीं, मान लो मैंने कोई अच्छा सा कॉलेज देखा, मैंने दूसरे शहर में, वहां पर मैंने एडमिशन ले लिया, वहां पढ़ने चला गया। अब डिस्टेंस मेरी दूर हो गई घर से, मतलब माता पिता थे जो न्यूक्लियस थे, क्लियर है? डिस्टेंस मेरी दूर हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। वहां पे मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया ट्रिप का, मैं भी बड़ा खुश, मैंने कहा बहुत बढ़िया प्लान बना लिया, चलो चलते हैं, क्लियर है? अब जब मैं दूर हूं तो मैं परमिशन लेने घर आऊंगा क्या? मैं केवल मम्मी को थोड़ा पटाने की या करने की, पैम्पर करने की कोशिश करूंगा, मम्मी जाने दो एक वजह, क्लियर? पापा को मत बताना, सीधी बात, क्योंकि मेन न्यूक्लियस कौन है? पिताजी। तो मेन न्यूक्लियस कौन है इसके अंदर? प्रोटॉन्स, क्लियर है? हाँ है ना? तो ये कह के हम बात टाल देते हैं और हम लोग अपना प्लान बना के अपनी आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं, क्लियर है? वहां पे जाना मेरा पॉसिबल है इन कंपैरिजन टू जब मैं 11th 12th में था, क्योंकि मैं बहुत पास में था, मेरे को डांट पड़ सकती थी और मैं नहीं जा पाता शेल छोड़ के। बट जब मैं बाहर हूँ, दूर हूँ न्यूक्लियस से, तो मेरे पास थोड़ा बहुत फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि मेरे और उनके बीच में बहुत डिस्टेंस है और बहुत मान ले इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, वो मेरे को बचा के रखेंगे। मेरे दोस्त हो गए,
XYZ मेरे कलीग्स हो गए, मेरे कॉलेज मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स हो गए, क्लासमेट्स हो गए, वो सबके पास मैं बताया देखो भाई बताना मत, अगर पूछा जाए तो ये कितना सेमेस्टर आने वाले हैं पढ़ रहा है, लैब में लाइब्रेरी में कहीं पे भी बता देना बस कुछ। मैं सेटिंग करके चला गया पूरी, मैं चला गया घूमने। तो इन शॉर्ट अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं, ना मैंने पूछा, ना मैंने बताया, ना मेरी किसी ने किसी और से सिफारिश लगाई। तो इन शॉर्ट यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी देने में भी वो इलेक्ट्रॉन अपनी शेल छोड़ के चला जाता है। मेरे को बस मेरे दोस्तों ने बोला चलना है, मैं उठा, तैयार हुआ, चल दिया। क्लियर है? ना मैंने किसी से पूछा ना कुछ किया। क्लियर है? तो यही केस यहाँ पे होता है, जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता है न्यूक्लियस से उतना ही उसे दिक्कत कम होती है अपनी शेल को छोड़ के जाने में। इस इन शॉर्ट उतना ही हमें उस एटम को कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को उसकी आउटरमोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए। सिंपल सा कंडीशन है, अपने आप से रिलेट करोगे तो सारी चीजें बनेगी। कंफर्म है? बट जो भी मैंने बोला बच्चों उस पर ध्यान ना दें, मैंने गलत एडवाइस दी, मैं खुद कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम करें अपने माता पिता को बता के करें। मैं कभी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करा, एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया, ना मेरा कोई गलत मोटिव है समझाने का। मैंने केवल बच्चों एग्जाम्पल के लिए लिया है, कुछ और चीजें रिलेट ना करें उन चीजों से। ठीक है ना? हाँ या ना? कोई मेरा भावना नहीं थी कुछ भी गलत चीज सिखाने की, मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? चले आगे। नहीं रिलेट कर पाए तो कोई बात नहीं, जो मैंने स्टेटमेंट बोली वो कर लीजिए। आउटर मोस्ट शेल है, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, ज्यादा अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा फ्री होगा। आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन अपनी शेल छोड़ के चला जाएगा। तो इन शॉर्ट इस एटम में हमें आयनेशन एनर्जी कम होगी और इस एटम की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसीलिए तो ये रिलेशन है, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है आयनेशन एनर्जी घट रही है। इन शॉर्ट इनवर्स का रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती चली जाती है आयनेशन एनर्जी घटती जाती है। इन शॉर्ट आयनेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस इनवर्सली काम करते हैं। ठीक है? जिस बच्चों को आ गया तो ध्यान से एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर डायग्राम बनाना है तो वो बना लीजिए। रिलेशन जो मैंने बोला समझ लीजिए। जिसको अभी नहीं आया तो प्लीज रिवाइंड करके वापस से देख लेना, तब आ जाएगा। देख लो जल्दी से, और स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, सारे काम कर लो पॉज करके। जिसको लिखना है वो पॉज करके लिख ले, स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं टाइप कर दूंगा। सॉरी, चलिए चलो कि आ गए। चलो दूसरा फैक्टर देखो बच्चों, अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? वैसा उसी एग्जांपल से भी रिलेट कर सकते थे। मेरे ख्याल से पिछले एग्जांपल में जो सबसे पहला वाला एटम था उसके इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स था, और जो दूसरा वाला लास्ट वाला एटम था उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम फोर्स था। अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव कहते हैं जिसे आप। क्लियर है? तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव किस पे था, सबसे छोटे एटम पे, तो उसकी आयनेशन एनर्जी मैंने ज्यादा ही बताई। तो बच्चों Z इफेक्टिव के अगर टर्म्स में बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होता है उतनी ही ज्यादा आयनेशन एनर्जी। सीधी बात है, सपोज करो मैं न्यूक्लियस हूं, मेरा फ्रेंड एक इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको बिल्कुल मजबूती से इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको अपने साथ पकड़ के बैठा हूं, मैंने कि देख जाना नहीं है, पिघलना नहीं है। क्लियर है? कोई भी बुलाए, कितना भी बुलाए, कतई नहीं जाना भाई हमारी दोस्ती तोड़ के। तो वो एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स हो गया दोस्ती वाला। उससे हमने इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको कहा देख ये दूसरे ग्रुप के मेंबर्स तेरे को बुलाएंगे, देख तेरे को नुकसान हो जाएगा, ये फलाना फलाना एक्सवाइजेड। तो वो अभी मेरे अट्रैक्शन फील्ड में या मेरे इन्फ्लुएंस में है। तो इन शॉर्ट अगर ये इन्फ्लुएंस मेरा स्ट्रांग है तो मैं उसको जाने नहीं दूंगा। अब जाने नहीं दूंगा, अब उसको अगर जाना है तो कोई एक स्ट्रांग कॉज होना चाहिए तभी वो जाएगा। हमारे बीच में कब लड़ाई होगी? जब कोई तीसरी लड़की आ जाएगी। सीधी बात है, लड़की के चक्कर में होती है आधी टाइम पे तो लड़ाई। तो वो कब छोड़ के जाएगा? या तो कोई मेजर कॉज हो कि घर वाले बोल रहे भाई ये लड़का अच्छा नहीं है, इसकी संगति मतलब एक्सवाइजेड फलाना फलाना, तब जाएगा। या कोई और चक्कर होगा तब जाएगा। तो एक स्ट्रांग कॉज होगा तभी वो ये रिलेशन जो अट्रैक्शन फोर्स है जिससे न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके बैठा है वो छोड़ के उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स को जाएगा। तो इन शॉर्ट अब दो कंडीशन है,
एक कंडीशन में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली पकड़ के बैठा है अट्रैक्शन फोर्स से, दूसरे एटम में वही न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को वीकली पकड़ के बैठा, अगर जान मेरी वजह से कुछ कर दो, क्लियर है? तो वहां पे उसके पास ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है। तो इन शॉर्ट अकल लगाओ, तो जहां पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और जहां पे ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, जैसे कि इस पर्टिकुलर पीरियड पे देखा जाता है। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना? सपोज करो 3 एटम का दान दे रहा हूं, न्यूक्लियस ये मान लो इलेक्ट्रॉन बिठा दिया मैंने, एक ऐसे बिठा दे रहा हूं इनसे, तीन आइटम बना लो, ठीक है ना? कोई से बना लो, इसको ऐसे मान लो, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मान लो, कोई दिक्कत? इसमें इसका न्यूक्लियस Z बोल दिया, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, या आप एक भी बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है, एक एक करके बढ़ा लो। इसको मैंने Z+1 बोल दिया, सीधी बात है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक प्रोटॉन भी बढ़ा होगा, और इसमें मैंने 2 बढ़ा तो Z+2 बढ़ा होगा। और आपको पता है कि पर्टिकुलर पीरियड में है ये तीनों, क्यों? क्योंकि इसके पास भी 2 शेल, इसके पास भी 2 शेल, इसके पास भी 2 शेल, n की वैल्यू सबके लिए 2 है, तो इन शॉर्ट डेफिनेटली एक ही पीरियड के मेंबर होंगे, डेफिनेटली एक ही पीरियड के मेंबर होंगे। और पर्टिकुलर पीरियड में बच्चों शेल भरती नहीं है, इलेक्ट्रॉन भले बढ़ रहे हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन किसी काबिल नहीं होते, उनका कोई Z, उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, नॉर्मल कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे Z इफेक्टिव का भी मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ। तो इस एग्जांपल में एक ही पीरियड के मेंबर है, ये तो हो गया भाई कांस्टेंट, क्या हो गया बच्चों? ये कांस्टेंट, क्योंकि सेम पीरियड के इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम शेल में भर रहे हो तो इतना कोई शील्डिंग इफेक्ट काम करता नहीं है, एवरेज कैंसिल आउट मान लेते हैं हम लोग, लगभग कांस्टेंट, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, शील्डिंग कांस्टेंट में ज्यादा हम वेरिएशन नहीं मानते, क्लियर है? बट यहाँ पे जो Z है वो तो बढ़ रहा है लगातार, एक यूनिट से बढ़ रहा है, Z की वैल्यू तो बढ़ती चली, यहाँ पे Z था, यहाँ पे Z, जैसे यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पे 4 हो जाता, तो Z की वैल्यू तो बराबर बढ़ती चली, और S हो गया कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि आप सेम शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, उसका इतना शील्डिंग इफेक्ट होता नहीं, क्योंकि शेल का नंबर बढ़ नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हमें शेल बनानी पड़ती है, तभी अच्छी शील्डिंग मानते हैं। शेल अगर सेम है, लगभग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत शील्डिंग बढ़ रही होगी, डेफिनेटली बढ़ रही होगी, पर वो अपना इफेक्ट इतना नहीं शो कर पाते Z इफेक्ट पे, क्यों? क्योंकि Z उस शील्डिंग से ज्यादा बेहतर काम करता है, ये Z उस शील्डिंग से जो बढ़ भी रही होगी थोड़ी बहुत ना के बराबर, उससे ज्यादा डोमिनेट करता है। तो हम लोग शील्डिंग को कांस्टेंट मान लेते हैं, हम बात करते हैं केवल विद रिस्पेक्ट टू Z। सीधी बात है, आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, आपके दोस्त को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो आपको कौन पूछेगा? जिसको ज्यादा प्रॉफिट है उसकी वैल्यू ऊंची होती है, ठीक है ना? तो वही चीज, शील्डिंग इतना कोई मैटर नहीं करती, मैटर क्या कर रहा है यहाँ पे Z, क्यों? क्योंकि यहाँ पे Z में एक यूनिट से इंक्रीमेंट होता चल रहा है। तो इन शॉर्ट इसका जो Z इफेक्टिव है वो किस पे डिपेंड करेगा? Z पे। तो अकल इसका Z ज्यादा है कि इसका? मेरे ख्याल से इसका, तो इसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा कि इसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। इन शॉर्ट न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को किस केस में ज्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करके बैठा होगा? इस केस में कि इस केस में? इस केस में, क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसका Z इफेक्टिव डोमिनेट करेगा, इसके जो आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वो सभी एक उठा लेना, और इसके जो आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन है उन दोनों में डेफिनेटली अट्रैक्शन फोर्स अलग होगा। यहाँ के जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अट्रैक्टेड है इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इन कंपैरिजन टू जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है। तो इन शॉर्ट यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपनी आउटरमोस्ट शेल को इजीली छोड़ के नहीं जा पाएंगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपनी आउटरमोस्ट शेल को आसानी से छोड़ देंगे। तो इन शॉर्ट इस एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू इस वाले एटम के लिए। तो इन शॉर्ट एक बात और आती है, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं Z इफेक्टिव बढ़ता है, ये मैं सिखा चुका हूँ, जिसने नहीं सीखा वो जाके पिछले लेक्चर्स में आ लेगी। लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ता चलता है, क्लियर है? और Z इफेक्टिव का बढ़ना मतलब न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ के बैठा है, मोस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा के बैठा हुआ है। तो उस इलेक्ट्रॉन को इस एटम में से हटाने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। इन शॉर्ट इस एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और इस एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो वही रिलेशन बना दिया। तो जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतना ही ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, उतना ही ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। आप इस फॉर्मूले को एक और तरीके से देख सकते हो। आपने अभी बताया आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली होती है एटॉमिक रेडियस के, और बच्चों Z इफेक्टिव भी एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब ये भी इसके इनवर्स, ये भी इसके इनवर्स, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
आयनाइजेशन एनर्जी भी एटॉमिक रेडियस के इनवर्स चलती है और z इफेक्टिव भी एटॉमिक रेडियस के इनवर्स ही चलता है। तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी और z इफेक्टिव एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे होंगे, डेफिनेटली एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे होंगे। तो इन शॉर्ट जिस एटम में z इफेक्टिव ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और जिस एटम के लिए z इफेक्टिव कम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। इसी वजह से पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। क्लियर है? मेरे ख्याल से वाला केस क्लियर होगा। अब मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इस एग्जांपल में आप एक करेक्शन कर लें, ये नाइट्रोजन मेंशन नहीं करना, थोड़ा अभी रीजन आगे मिलेगा आपको इसलिए नहीं मेंशन कर रहा। एग्जांपल हटाइए, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। जो मैं कह रहा हूं वो एग्जांपल ध्यान रखेंगे। इसमें नाइट्रोजन थोड़ा लिख दिया है बट उसकी वजह से ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है, तो मैंने एग्जांपल हटा के मैं नया एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। उसमें आपको किस किस को रखना है वो लिख दे रहा हूं। बोरॉन को रखना है, कार्बन को रखना है, ऑक्सीजन को रखना है, फ्लोरीन को रखना है, इनको रखने चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन क्यों नहीं लिया उसका रीजन अभी अपनी प्रॉपर्टी पढ़ाने में मिलेगा, अभी मान जाओ थोड़ी देर के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ यार, तो नाइट्रोजन को रोको, अभी बस इन चारों के बेसिस पे बात करेंगे। तो इन चारों को जब अपन पीरियड के अकॉर्डिंग लगाते तो लेफ्ट में बोरॉन आएगा, फिर उसके आगे कार्बन आएगा, फिर उसके आगे ऑक्सीजन आएगा, फिर उसके आगे फ्लोरीन आएगा। अभी मैंने बताया जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है कोई रीजन दे रहा हूं। देखो भाई, एक तरीके से पीरियड है, सेम पीरियड के, और लेफ्ट से राइट वाली कंडीशन है। तो अभी आपको पता है लेफ्ट से राइट में z इफेक्टिव क्या करता है, पीरियड में बढ़ता है, बता चुके हैं हम, एटॉमिक रेडियस पढ़ाते हैं। दूसरी बात, लेफ्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक रेडियस घटती है, ये भी बता चुका हूं। तो इन दोनों का इफेक्ट अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी में देखोगे तो कैसा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी z इफेक्टिव पे कैसी है, दिखा के देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बढ़ रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी z इफेक्टिव कैसी है, डायरेक्टली, तो यहां पे बढ़ रहा है z इफेक्टिव, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में क्या बढ़ेगी। अब रेडियस के अकॉर्डिंग चेक कर ले, आयनाइजेशन एनर्जी 1/, एटॉमिक रेडियस होती है। तो अब देख जरा क्या लिखा है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट क्या कर रही है, घट रही है। तो ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, तो ये भी किसको फेवर कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने को फेवर कर रही है। किसको फेवर कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीमेंट को। तो जब भाई दोनों कह रहे हैं कि बढ़ेगी तो आप भी मान जाओ ना, तो बिल्कुल बोरॉन से ज्यादा कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी होती है बच्चों, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की होती है और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की। तो ऑर्डर भी दिखा दिया, उसके रीजंस भी दिखा दिया। तो इन शॉर्ट फ्लोरीन का साइज भी छोटा और ऊपर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा। तो गारंटी है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को निकालना और बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को निकालने में जमीन आसमान का फर्क। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, वहीं पे बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। क्लियर? हाँ यार, मेरे ख्याल से हमारी बात कंफर्म होगी। चलो क्या मैं आगे, तो पीरियड के लिए आपको कंफर्म हो गया। तो इन शॉर्ट ध्यान रखेंगे आज से, जब हम पीरियड के अराउंड मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ेगी, बिकॉज ये दोनों काम चलते हैं। z इफेक्टिव बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट घटती है, तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती ही बढ़ती है। चलो क्या मैं आगे, चलिए अब बात आती है नाइट्रोजन का केस। मैंने क्यों नहीं लिया ऊपर वाले एग्जांपल में, क्योंकि बच्चों उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखनी पड़ती है, ठीक है ना। कुछ केस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी फैक्टर है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी कुछ चेंजेस आते हैं, इसीलिए मैंने नाइट्रोजन को ऊपर नहीं दिया था, मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना। पहले पढ़ लें फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या कह रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किस बेसिस पे देखते हैं वो सारी चीजें। तो बच्चों अगर किसी एटम के पास हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड सबशेल का केस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबशेल में एक बात आपको पता है कौन कौन सी है, sp-df, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s में कितने भरे जाते हैं 2, p में कितने भरे जाते हैं 6, d में कितने भरे जाते हैं 10, ध्यान है, और f में कितने भरे जाते हैं 40। क्लियर? मेरे ख्याल से वाली बात याद होगी आपको, अगर नहीं है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेगा मेरे लेक्चर सारे। ये 4 सबशेल है बच्चों, तो इन्हीं के बारे में बोल रहा हूं। अगर किसी एटम के पास हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड सबशेल है तो बच्चों उनकी कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टेबल मानते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। अभी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल क्या है, सबशेल तो दिखे ना, तो सबशेल में बच्चों जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है भरने की सबशेल, जैसे मैं p का एग्जांपल लेता हूं, p सबशेल भरने में, और उसमें मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, p6 कंडीशन होगी।
इसी कंडीशन को बच्चों फुलफिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुलफिल्ड सबशेल। इसी कंडीशन को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? फुलफिल्ड सबशेल। क्लियर है? अब हाफ फील्ड क्या होगी? जस्ट इसकी आधी, मतलब 6 की आधी कितनी होती है? 3 बना देना। इसको क्या लिखेंगे आप? P3। तो ये कौन सी हो गई? हाफ फील्ड। कोई दिक्कत? तो ये कंडीशन की बात कर रहा है। अगर किसी आइटम में फुलफिल्ड या हाफ फील्ड, जरूरी नहीं P के साथ। अब S में बच्चों ध्यान रखना, S में हम कभी भी हाफ फील्ड नहीं करते। S1 अगर जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन है, S2 को तो हम फुलफिल्ड बोल देते हैं, पर अगर कहीं S1 हो तो उसको हाफ फील्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। नोट की तरह आप याद रखें, रट लो इसे। S1 को कभी भी हम हाफ फील्ड का दर्जा नहीं देते, पर S2 को हमेशा फुल फील्ड का दर्जा दिया जाता है। क्लियर? याद रखना। वहीं अगर हम P, D और F की बात करें तो उनमें दोनों कंडीशन लगती है। P6 को हम क्या मानते हैं? फुली फिल्ड, और P3 को हम क्या मानते हैं? हाफ फिल्ड। इसी तरीके से D में D10 है तो वो फुली फिल्ड, और D5 है तो वो हाफ फिल्ड। सिमिलरली इसी तरीके से F में F14 है तो वो फुली फिल्ड, और F7 है तो हाफ फिल्ड। तो इन शॉर्ट ये वो कह रहा है कि अगर हमें कहीं ऐसे आइटम्स मिले जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में या तो फुली फिल्ड सबशेल दिखे या हाफ फिल्ड सबशेल दिखे, तो उन केस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो कुछ स्टेबल ज्यादा ही होती है। किसके कंपैरिजन में? पार्शियली फिल्ड सबशेल। अब सर ये पार्शियली फिल्ड सबशेल है, कुछ नहीं बची हुई जितनी भी, जैसे P में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं तो P1 P2 P4 P5, ये बची हुई 4 है कॉन्फ़िगरेशन। P6 और P3 तो मैंने लिखी थी, तो बची हुई कौन सी? P1 P2 P4 P5, ये सब क्या है बच्चों? पार्शियली फिल्ड। इसी तरीके से इसमें D में D5 D10 को छोड़ के बाकी की जो भी D की कॉन्फ़िगरेशन है वो सब क्या है? पार्शियली फिल्ड। इसी तरीके से F में F14 और F7 को छोड़ के बाकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है तो वो सब पार्शियली फिल्ड। तो ये वही कह रहा है, अगर बाय चांस किसी आइटम में हमें फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड मिले, हाँ या ना, तो उनको हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं इसके कंपैरिजन में पार्शियली फिल्ड सबशेल। जैसे अगर मैंने आपको P3 दिया और वहीं पे एक जगह आपको मैंने P5 बताया, उसके पास वाली जगह मैंने बताया जैसे P3 और P4 को मान लो, P4 पार्शियली, तो P3 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो P4 कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। क्लियर है? तो पार्शियली और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल ये हमेशा स्टेबल रहती है कंपैरिजन टू पार्शियली फिल्ड सबशेल। तो इन शॉर्ट इन या इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे, मतलब आपको थोड़ी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना उनकी औकात है या जितने उनकी लेवल है, जितनी उनकी कैपेसिटी है, उससे आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ रहा है? स्टेबल आ रहा है। तो वही लिखा है, therefore energy required to remove electron from these type of electronic configuration is relatively high। तो जितना वो एक्सपेक्टेड था उनको एनर्जी देना, उससे थोड़ी आपको ज्यादा देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कौन से? हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड। तो डेफिनेटली अभी इसको एग्जांपल से रिलेट करूंगा तब और क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना समझो कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इनमें से अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन हटाना है तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब हम किसी एलिमेंट पे कैसे अप्लाई करेंगे तो वही लगा है, ठीक है ना? अब एलिमेंट का केस जो अभी मैं दिखाऊंगा, thus elements which have stable configuration, कौन सी? हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाली, in their valence shell, उनकी वैलेंस शेल में has higher ionization energy value than the next element in the same period। तो अगर किसी एलिमेंट के पास ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए स्टेबल हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड, तो वो जस्ट अपने नेक्स्ट हायर, जैसे पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। सपोज करो मैं एक एलिमेंट हूं और मेरे बाद एक और एलिमेंट है, मेरी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड में से कोई है, मान लो हाफ फिल्ड है, और मेरे वाले बाद में वाले की पार्शियली फिल्ड डेफिनेटली होगी। तो मेरे केस में एक एक्सेप्शनल बिहेवियर आएगा कि मेरी आयनाइजेशन एनर्जी पिछले वाले से तो ज्यादा है, वो तो नॉर्मल ट्रेंड है। मेरी आयनाइजेशन एनर्जी मेरे से जस्ट नेक्स्ट जो हायर जिसकी होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी, मेरी आयनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो यार क्या बोला गया? Thus elements which have stable configuration, electronic configuration in their valence shell have higher ionization energy value than the next element in the same period। उसका जस्ट जो अगला एलिमेंट जिसकी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी खुद ही ज्यादा हो जाएगी। तो अपने जस्ट नेक्स्ट वाले के साथ ही, अब ये मत करना नेक्स्ट टू नेक्स्ट, वो मत कर देना, केवल जस्ट नेक्स्ट सक्सेसिव वाले एलिमेंट पे देखते हैं। कभी भी ऑल्टरनेट या उससे आगे हम कभी नहीं चेक करते, हमेशा सक्सेसिव एलिमेंट। जैसे मैं हूं, मेरे जस्ट बाद में जो एलिमेंट है जिसकी ज्यादा होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी, पर मेरे में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से मेरी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है आगे वाले से। पीछे वाले से तो होगी डेफिनेटली, वो सब वही कंसेप्ट जेड इफेक्टिव और एटॉमिक रेडिएशन
क्लियर है? बट मेरे पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो मेरी एक्सेप्शनली एनर्जी ज्यादा हो जाएगी जस्ट नेक्स्ट वाले से, क्लियर है? बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है? तो जैसे कि एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं, उससे पहले एक नोट लेगा, NS1 कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज हाफ फिल्ड, याद रखना NS1 कॉन्फ़िगरेशन को कभी भी हाफ फिल्ड नहीं माना जाता, क्लियर है? तो एग्जांपल मैंने लिया आपके लिए सेकंड पीरियड के, ठीक है ना? ध्यान से देखना, सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स मैंने आपके मेंशन कर दिए। सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक मैंने आपके लिए सारे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है ना? तो अब हमारे अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या है? पीरियड है भाई तो लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए आयनेशन एनर्जी। हमारे अकॉर्डिंग क्या है? पीरियड है ये, इसमें लेफ्ट टू राइट हमारी आयनेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑर्डर वो ये, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम क्यों थी, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये चीज, बट ऐसा हुआ नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वाली चीज, बट ऐसा हुआ नहीं कि लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन की, बोरॉन से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? देखना जरा। अब जो एक्चुअल में ट्रेंड होता है वो ये था, क्या? लिथियम से ज्यादा बोरॉन की, बोरॉन से भी ज्यादा बेरिलियम की, जो कि हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो एक एक्सेप्शन आ गया बेरिलियम और बोरॉन में। इसके आगे बढ़ते हैं, चलो कार्बन की जगह पे कार्बन की, फिर कार्बन से ज्यादा कितनी होनी चाहिए थी? नाइट्रोजन की, पर अब किसकी आ गई? ऑक्सीजन की। कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से भी ज्यादा किसकी हो गई? नाइट्रोजन की। तो भाई जो कम होनी चाहिए थी वो तो बढ़ गई, तो यहाँ पे भी वेरिएशन आ गई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर अल्टीमेटली फ्लोरीन की तो है। तो अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा कारण क्या था कि भाई बेरिलियम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, अपनी आयनेशन एनर्जी उसने कैसे बढ़ा ली बोरॉन से? ऐसा कोई चमत्कार हुआ क्या उसके ऊपर आके कि वो अपनी आयनेशन एनर्जी बढ़ा ली? ऐसा कुछ नहीं। इसके रीजंस देने के लिए हमारे पास होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या? इनके रीजंस देने के लिए हमारे पास होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। असल में ये वेरिएशन आने का कारण क्या? बेरिलियम की और नाइट्रोजन में ये जो वेरिएशन दिखा है, ये बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। जैसे कि हमें बेरिलियम में क्या मिलती है? 2s2 कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन में हमें क्या मिल रही है? 2p1। इसी तरीके से नाइट्रोजन में क्या मिल रही है? 2p3, और ऑक्सीजन में क्या मिल रही है? 2p4। तो जब मैं बेरिलियम बोरॉन को कंपेयर करता हूं तो बेरिलियम में तो फुली फिल्ड सबशेल मिल रही है, बट बोरॉन में हमें पार्शियली फिल्ड सबशेल मिल रही है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका? बेरिलियम का। तो इन शॉर्ट बेरिलियम के 2s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू 2p1, बोरॉन के 2p1 में से निकालने के लिए। इसी वजह से एक्सेप्शनली बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी फर्स्ट, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, वो बढ़ जाता है किससे? बोरॉन से। तो बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी होने का रीजन क्या है? फुली फिल्ड सबशेल। क्या है बच्चों? फुली फिल्ड सबशेल। अब नाइट्रोजन में देख कॉन्फ़िगरेशन 2p3, ऑक्सीजन में देख कॉन्फ़िगरेशन 2p4। अब यहां पे क्या चक्कर? बिल्कुल भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी? हाफ फिल्ड। ये कैसी? पार्शियली फिल्ड। कैसी? पार्शियली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इन शॉर्ट नाइट्रोजन की p3 में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के p4 में से। इसी वजह से नाइट्रोजन की आयनेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हुई। क्यों? बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल। सीधा सीधा फर्क है, नहीं तो बाद तो वो कंसेप्ट लगेगा कि दैट इफेक्टिव इंक्रीज एटॉमिक रेडिएशन डिक्रीज आयनेशन एनर्जी इंक्रीज, बट बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे ये रूल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमें बेरिलियम में और नाइट्रोजन में उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ी, और ये ऑर्डर ऐसे नहीं हवा में हमारा तीन है, इनकी वैल्यूज कैलकुलेटेड है तब ऑर्डर लगे, ठीक है ना? चलो क्या करते हैं, तो इन शॉर्ट कहां एक्सेप्शन लिखे वो मैंने लिख दी। फर्स्ट आईवी में देखा इसकी बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, और नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। मेरे ख्याल से ये वाला एग्जांपल क्लियर होना चाहिए। बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत बार पूछा जाता है, देख लीजिए ध्यान से। बहुत ही फेमस एग्जांपल है, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला, ठीक है ना? चलो क्या आगे देखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन की। सर आपने तो केवल यही बताया। अब बच्चों हमारे पास और स्टेबिलिटी ऑर्डर के तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। बच्चों ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमें कंप्लीट शेल मिले वो सबसे ज्यादा स्टेबल, जैसे कि नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को हम बच्चों इन ऑर्डर में इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसके पास कंप्लीट शेल है, उसकी प्रॉपर्टी कहीं अलग ही चलती है, बहुत हाई। फिर आती है फुली फिल्ड सबशेल का केस, फिर आता है हाफ फिल्ड सबशेल का केस, और लास्ट में बचती है कौन? पार्शियली फिल्ड सबशेल। तो ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने का।
सबसे पहले ढूंढना किसी के पास कंप्लीट शेल तो नहीं है, उसके बाद देखना फुली फिल्ड सबशेल, और ये जनरली सक्सेसिव एलिमेंट्स में देखा जाता है। और अगर वो भी नहीं है फिर देखना आपके हाफ फिल्ड सबशेल। अब वो भी नहीं तो बचा तो क्या है, ये इसके बेसिस पे फुल कैलकुलेशन है। क्लियर है? तो ये ऑर्डर है कॉन्फ़िगरेशन का। सबसे पहले ढूंढना कि कंप्लीट शेल है, फिर हाँ अब ये मत करना कि फुली फिल्ड सबशेल है और दूसरा एलिमेंट बहुत हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है, तो पता लगे कि उस फुली फिल्ड सबशेल के चक्कर में उस हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को नेगलेक्ट कर दो, ऐसा मत करना। जनरली कॉन्फ़िगरेशन हमें सक्सेसिव एलिमेंट, जैसे मैंने ऊपर बेरिलियम बोरोन में कंपेयर किया, मैंने बेरिलियम को फ्लोरीन के साथ कंपेयर किया, क्योंकि बेरिलियम में तो भैया फुली फिल्ड सबशेल मिल रही थी, बट फ्लोरीन कहां है, बेरिलियम कहां है, तो ऐसे कंपैरिजन में आस पड़ोस में कंपैरिजन कर जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्लियर है? तो फुली फिल्ड सबशेल को ये नहीं है कि आप फ्लोरीन से कंपेयर करो, क्लियर है, जो अपने आगे और पीछे एलिमेंट है उनमें कंपैरिजन चलता है कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, नहीं तो बाकी जगह वही Z इफेक्टिव और एटॉमिक रेडियस लिख देंगे। तो हाफ फिल्ड का भी वही रेशियो उसी हिसाब से आस पड़ोस में देखा जाता है, और पार्शियली फिल्ड तो भाई कोई टेंशन नहीं, खत्म बात। तो ये ऑर्डर होता है भाई कॉन्फ़िगरेशन चेक करने का। क्लियर है? ये तो अलग ही चलता है। कंप्लीट शेल है तो मोबल गैस है, उनकी तो आईपी कहीं और ही होगी, बहुत हाई, बहुत ज्यादा। क्लियर है? चलो क्या नाम है, तो ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, कंप्लीट वाली ज्यादा स्टेबल है, फिर फुली फिल्ड वाली, फिर हाफ फिल्ड वाली, और लास्ट में पार्शियली फिल्ड। खत्म। क्लियर है? दो फैक्टर और है बच्चों जिनका आयनेशन एनर्जी डिपेंड करते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अब कौन से दो फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करती है, एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक है पेनिट्रेशन पावर। क्लियर है? आया ना? अब स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं रिलेट कर रहा हूं आपके साथ एटॉमिक रेडियस। अभी आपने पढ़ा आयनेशन एनर्जी क्या होती है, 1 एटॉमिक रेडियस। बताइए, बिल्कुल बताइए, पहले ये बताया फैक्टर। और आपको ये भी पता है एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इफेक्ट, E-double-F, ठीक है ना? आपको ये दोनों चीजें पता है, आयनेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली और एटॉमिक रेडियस स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली। तो डेफिनेटली जब ये दोनों डायरेक्टली हैं तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट आयनेशन एनर्जी के इनवर्सली ही चलेगा। तो जिस हिसाब से एटॉमिक रेडियस का रिलेशन है आयनेशन एनर्जी के साथ, उसी हिसाब से स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी रिलेशन आयनेशन एनर्जी के साथ। सीधी बात है, कंसेप्ट भी लगा हुआ। रेडियस एटम बनाया था ना, एक छोटा, एक उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, तो डेफिनेटली मैंने सबसे बड़े वाले एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, तो उसमें सबसे ज्यादा शील्डिंग थी। तो उसमें सबसे ज्यादा शील्डिंग होने का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? रिपेल करेंगे। तो इन शॉर्ट ये बीच में शील्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को घटा रहे हैं। तो डेफिनेटली उसकी आयनेशन एनर्जी भी घट रही होगी, डेफिनेटली उसकी आयनेशन एनर्जी भी घट रही होगी। बिल्कुल रेडियस के हिसाब से काम करते हैं। रेडियस ज्यादा है तभी स्क्रीनिंग ज्यादा है, या फिर स्क्रीनिंग ज्यादा है तो इन शॉर्ट डेफिनेटली उस एटम की रेडियस भी ज्यादा होती ही होती है, ज्यादा। क्लियर है? चले आगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट और आयनेशन एनर्जी का बिल्कुल वही रिलेशन है जो आयनेशन एनर्जी और रेडियस का है। खत्म। चले आगे। एक इफेक्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये क्या भाई, कुछ नहीं, सबशेल पे होता है। सबशेल कितना पेनिट्रेट कर जाती है एटम के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के कितना पास चली जाती है। बच्चों पेनिट्रेशन पावर सबशेल की इस ऑर्डर में चलती है। S की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा, P की उससे कम, D की उससे कम, और F की तो नेग्लिजिबल। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट S होने का रीजन उसकी शेप है। S की शेप बच्चों स्फेरिकल होती है, तो S न्यूक्लियस को हर तरफ से घेर लेती है, उसके पास बहुत चली जाती है। S इजीली यूनिफॉर्मली हर तरफ से न्यूक्लियस को अच्छे से प्रॉपर्ली कवर कर लेती है, और इन शॉर्ट जब प्रॉपर्ली कवर करेगी तो इजीली न्यूक्लियस उस S सबशेल को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन होता है S का। उससे कम होता है डबल शेप वाली, जिसको P कहते हैं। इसको न्यूक्लियस इतनी अच्छी यूनिफॉर्मली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितनी यूनिफॉर्मली इस S सबशेल को कर लेता है। इससे भी कई यूजर कौन है, D, तो इसका भी पेनिट्रेशन और ज्यादा बेकार है बच्चों। तो ये भी इजीली हम न्यूक्लियस को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। F की तो पूछिए, F की शेप ही नहीं पता। क्लियर है? तो जिसका जितना अच्छा पेनिट्रेशन वो न्यूक्लियस को उतना ही कवर करेगा, और डेफिनेटली कवर करना किसके लिए फायदेमंद है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इन शॉर्ट S की पेनिट्रेशन पावर अच्छी है, पेनिट्रेट ज्यादा कर जाएगा, न्यूक्लियस को ज्यादा कवर कर लेगा। इन शॉर्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ज्यादा अच्छी शील्ड का काम करेगा। तो जितना अच्छा पेनिट्रेशन पावर डेफिनेटली उसका उतना ही अच्छा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्योंकि S ने न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लिया है अच्छे से, तो ये S सबशेल जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत बेहतरीन तरीके से शील्ड कर रहे होंगे इन कंपैरिजन टू P, D और F। D और F की तो पूर शील्डिंग सीधी बताई थी। असल में यही पेनिट्रेशन के रीजन कारण था, मैंने वहां पे भी लिख दिया था ड्यू टू देयर शेप कि शील्डिंग डायरेक्ट मैंने शील्डिंग इफेक्ट दिखा था कि S का शील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छा। क्यों?
क्योंकि ऐसी पेनिट्रेशन पावर सबसे बेस्ट, वो हर तरफ से घेर लेती है न्यूक्लियस को, बहुत अच्छे से कवर कर लेती है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली प्रोटेक्ट करके रखती है न्यूक्लियस से। खत्म बात। तो इन शॉर्ट अगर आप पेनिट्रेशन पावर के साथ भी रिलेशन निकालेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का, तो पेनिट्रेशन पावर और आयनाइजेशन एनर्जी ये भी इनवर्सली ही चलते हैं, ये भी इनवर्सली ही चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, पेनिट्रेशन पावर। खत्म बात। ये 5 आपकी बेटा फैक्टर्स थे जिन पे ये आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिस पे ये आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों डिपेंड करती है, जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों डिपेंड करती है। क्लियर है? हाँ यार, मेरे को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब भाई देखो वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना? अभी तक मैंने सारे फैक्टर्स सिखा दिए, सबको सिखा दिए। अब तुम्हें ग्रुप और पीरियड में देखना बता रहा हूं, ठीक है? और उसके एक्सेप्शन। अब आपको पता ही है आयनाइजेशन एनर्जी किसके बेसिस पे देती है, एटॉमिक रेडियस या जेड इफेक्टिव, मेन तो ये दोनों, और किसी किसी केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लगेगा। शील्डिंग इफेक्ट वगैरह तो बच्चों अल्टीमेटली रेडियस और जेड इफेक्टिव से सारे काम हो जाते हैं। हमें शील्डिंग इफेक्ट पे रेयरली किसी किसी केस में जाना पड़ेगा, मैक्सिमम हमारे एटॉमिक रेडियस और बच्चों जेड इफेक्टिव से ही सारे काम हो जाते हैं। किसी किसी केस में जरूरत पड़ती है तो वहां आप याद रखेंगे कहां का शील्डिंग इफेक्ट लगाना, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहला मैं दिखा रहा हूं बेटा अलोंग द ग्रुप वेरिएशन। तो ग्रुप में जब भी अपन वेरिएशन चेक करते हैं तो हमेशा टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर सरफेस से पैरों की तरफ। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा घटेगी। सिंपल सा फंडा है, रेडियस बढ़ता है, शेल बढ़ती जाएगी, शेल बढ़ती जाएगी, शेल बढ़ती जाएगी, तो डेफिनेटली रेडियस बढ़ेगी और आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी ड्यू टू इंक्रीज इन रेडियस। तो यही मैंने शायद एग्जांपल में दिखाया था, पहले में 1 2 शेल, फिर 3, फिर 4, फिर 5, डेफिनेटली मैं ग्रुप में नीचे जा रहा था। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो ये ऑर्डर मेरे ख्याल से कंफर्म हुआ, चीन आकी रब से फरियाद सिखाया हुआ है मैंने। तो जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती चली जाती है क्योंकि रेडियस बढ़ती चली जाती है। क्लियर है? अब ये तो बच्चों वाली बात हो गई। अब एक्सेप्शन देखें। एक्सेप्शन 2 ही दिखाऊंगा क्योंकि जहां जहां रेडियस में एक्सेप्शन थे मैंने वहां वहां ही आईपी में भी एक्सेप्शन दिखाया। क्लियर? तो जब मैं आपको एटॉमिक रेडियस वाली प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था बच्चों, तो मैंने आपको पी ब्लॉक में 2 जगह वेरिएशन दिखाए थे रेडियस के। एक तो आपको मैंने दिखाया था 13 ग्रुप में और एक मैंने आपको दिखाया था बच्चों 14 ग्रुप में। ये यहां पे 14 ग्रुप में। 30 ग्रुप का मैं पहले सारे मेंबर बनाया था। हाँ, 30 ग्रुप में 2 जगह वेरिएशन दिखाया था, एक यहां पे दिखाया था और एक यहां पे दिखाया था। 30 ग्रुप में 2 जगह वेरिएशन दिखाया था मैंने आपको। क्लियर है? एल्यूमिनियम और गैलियम में, इंडियम और थोरियम में। एल्यूमिनियम और गैलियम की बच्चों रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने का रीजन क्या होता है कि गैलियम में हमें 3d10 दिख रही थी, मैंने सिखाया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम और गैलियम में बच्चों रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम होने का रीजन क्या होती है, 3d10 मिलता है बच्चों हमें गैलियम, इसीलिए उसकी एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है। और साथ ही साथ वहीं पे अगर अपन आईपी की बात करेंगे तो हमारे साथ आईपी सेम होनी चाहिए, सेम नहीं होती। एल्यूमिनियम से गैलियम की आईपी ज्यादा होती है, ध्यान रखना। हमारे अकॉर्डिंग गैलियम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा साइज में बहुत बड़ा होता तो आईपी कम होती, बट गैलियम में 3d10 की वजह से इतनी बेकार शील्डिंग थी कि साइज कॉन्ट्रैक्ट किया और वो साइज कॉन्ट्रैक्ट करके अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आया, बट न्यूक्लियस तो बराबर बहुत बढ़िया है इसका, न्यूक्लियस तो बढ़िया है क्योंकि एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम से डेफिनेटली ज्यादा होगा और साइज जितना होना चाहिए उतना है नहीं बल्कि एल्यूमिनियम को बराबर करते, तो डेफिनेटली न्यूक्लियस रेडियस कम है इसकी और चार्ज ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसकी आईपी एल्यूमिनियम से भी बढ़ के इंक्रीज कर जाएगी। हमारे अकॉर्डिंग डाउन द रूट एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए गैलियम से, बट ऐसा नहीं क्योंकि गैलियम में हमें 3d10 मिलता है जो कि पुअर शील्डिंग है और साथ ही साथ गैलियम की आईपी एल्यूमिनियम से बहुत कहीं गुना ज्यादा होती है। क्लियर है? दूसरा इंडियम और थोरियम, इसका रीजन क्या था, थोरियम का भी साइज बिल्कुल बराबर हो जाता है बिकॉज़ ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। थोरियम का साइज बराबर हो जाता है इंडियम के बिकॉज़ ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो थोरियम में चार्ज तो बराबर है न्यूक्लियस पे, बट साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो भी इंडियम के बराबर, तो चार्ज सही है, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो डेफिनेटली थोरियम की भी आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज्यादा होगी, थोरियम की भी आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज्यादा होगी, तो इसकी भी फर्स्ट वैल्यू ऑफ आईपी देंगे। इसी तरीके से 14 ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, 14 में,
14 ग्रुप में टिन और लेड में लेड का भी साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सीधा जवाब। तो लेड का भी साइज कॉन्ट्रैक्ट करा तो इसकी वजह से, बट न्यूक्लियस तो बराबर अच्छा है उसका, उसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है, टिन तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, कोई ग्रुप चेंज हो गया, पीरियड चेंज हो गया, तो लेड में चार्ज बढ़िया है और साइज छोटा है, और कितना छोटा है, टिन के लगभग बराबर, तो डेफिनेटली लेड की भी आयनाइजेशन एनर्जी टिन से ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों का रीजन तो कौन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसका रीजन कौन है, 3d10 की पुअर शील्डिंग। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में किसकी शील्डिंग बेकार थी, 4f14। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या 4f की पुअर शील्डिंग का रीजन था, उसको हम नाम देते थे लेंथेनॉइड, और गैलियम में 3d10 की पुअर शील्डिंग। इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या 4f की पुअर शील्डिंग थी, जो सीरियम से उसमें देखी गई थी लुटीशियम तक, ठीक है ना। तो 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से हुआ थेरियम और लेड का, और गैलियम का 3d10, तो रीजन लिखते हैं। फॉर एल्यूमिनियम लेस देन Ip किससे, गैलियम से, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, thus ionization energy value of helium increases than aluminum। वहीं पर अगर इंडियम, थेरियम और टिन और लेड में बात करें तो ये तो सीधा रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब जरूरी भाई यहाँ पे तो लेंथेनॉइड, एक और जगह लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाया था मैंने उसका इफेक्ट आपको डी ब्लॉक में, तो यहाँ पे अपन डी ब्लॉक की भी बात करेंगे। तो जब भाई थेरियम और लेड में ये काम हो रहा है, जिनकी कम होनी चाहिए थी Ip अपने जस्ट ऊपर वालों से, तो ये काम असल में डी ब्लॉक जब हम पढ़ा रहे तो इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के तो इफेक्ट वहां पे सबसे ज्यादा दिखा था, तो हमें डी ब्लॉक की भी बात करनी चाहिए, तो मैं डी ब्लॉक की भी बात करूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी, डी ब्लॉक की बात करो तो डी ब्लॉक में भी यही काम चलेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखेगा। डी ब्लॉक में क्या हुआ था, ये 6th पीरियड के जो मेंबर्स थे उनके साइज 5th पीरियड के मेंबर्स के लगभग बराबर हो गए थे, जिसकी वजह से जर्कोनियम और हाफनियम तो बिल्कुल ही बराबर हो गए थे, ट्विन एलिमेंट बोला जाता है। तो भाई रेडियस तो चलो तुमने जैसे तैसे बराबर कर दिए, अब न्यूक्लियस का चार्ज थोड़ी बराबर कर दोगे, न्यूक्लियस का तो चार्ज डेफिनेटली इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर कम है, इन नीचे वालों का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो बच्चों जब न्यूक्लियस बराबर अच्छा है इनका, और साथ ही साथ आपने रेडियस छोटी कर दी, तो दोनों फैक्टर इनकी Ip को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल साइज आपने छोटा किया, Z इफेक्टिव आपका ज्यादा है, तो डेफिनेटली दोनों फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो इसी वजह से अपन क्या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो यहाँ पे हो जाता है, कितने एलिमेंट गायब है, 14 एलिमेंट, कौन से 14 एलिमेंट, कौन से वाले 4f के, वो कौन थी लेंथेनॉइड सीरीज, 4f के 14 एलिमेंट गायब है। तो उन एलिमेंट्स के गायब होने की वजह, असल में गायब नहीं है, उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस बराबर चल जाता है। तो इसी वजह से इन एलिमेंट्स की किसके आगे, लेंथेनम के आगे जितने भी एलिमेंट आएंगे, हाफनियम, Ta, W, R, ये सारे XYZ, क्लियर है, इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी अपने से जस्ट ऊपर वाले मेंबर से ज्यादा हो जाएगी, जो कि ग्रुप की मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि ग्रुप ने क्या बोला, नीचे जाने पे Ip कम होगा, बट यहाँ पे नीचे जाने पे Ip बढ़ रहा है। तो इसका भी रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो वो भी लिखा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेंबर ऑफ 6th पीरियड बियॉन्ड लेंथेनम are slightly greater than the members of 5th period which are placed just above in the same group। क्यों, because of lengthenoid contraction। इतनी सी बात है, और ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की बेसिस पे अपन ने डायग्राम भी बना दिया है, हाँ है ना। ये QS लिख दिया, OS आएगा यहाँ पे ऑस्मियम, क्लियर है, अभी भी Q ही लग रहा है, एक सेकंड, अब सही है, ठीक है ना, OS आएगा ना कि QS, क्लियर है। तो ये आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डी ब्लॉक में एक्सेप्शन आ गया, आपको P ब्लॉक में दोनों एक्सेप्शन आ गए। अब अपन बात करेंगे अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड हमें क्या देखने को मिलते हैं, अभी वैसे मैं सिखा चुका हूं, बोर लिथियम वाले ग्रुप सेम चिपकाया मैंने पूरा डिट्टो। अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या बच्चों बता चुका हूं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड वैल्यू ऑफ I इंक्रीज, सॉरी जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, इसके रीजन बता दिए थोड़ी देर पहले, क्या लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, दोनों फैक्टर फेवरेबल है आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू रेडियस डिक्रीज एंड Z इफेक्टिव इंक्रीज। थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया गलती से शायद इसमें कुछ, फिर भी लिख देता हूं, ड्यू टू रेडियस डिक्रीज एंड, ये कुछ नहीं दिख रहा ना आपको ढंग से, मैं लिख दे रहा हूं, उसके लिए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड Z इफेक्टिव इंक्रीज,
क्लियर है? एंड z इफेक्टिव इंक्रीज, दोनों ही फैक्टर फेवरेबल है आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। इसमें पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट एग्जांपल देखें, लिथियम बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन, देखिए मैंने ना बेरिलियम दिखाया ना नाइट्रोजन दिखाया, क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे एक्सेप्शन दिखे थे, इसलिए मैंने उनको निकाल के बाकी दिखा दिए, क्योंकि बाकी में तो नॉर्मल रूल फॉलो होता है। यहाँ पे क्या देखिए क्या हो रहा होगा, z इफेक्टिव मैं लिख दे रहा हूं इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, अल्टीमेटली आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, खत्म बात, दैट्स द रूल। क्या जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे z इफेक्टिव बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इतनी सी बात। अब यही पे अगर मैं बेरिलियम और नाइट्रोजन को ला दूं तो उनके एक्सेप्शन आपको पता है, वापस से बता रहा हूं बच्चों वाली चीजें। अगर यहीं पे मैंने नाइट्रोजन और बेरिलियम को इसलिए नहीं शो किया क्योंकि उनमें एक्सेप्शन करते हैं। बेरिलियम को अगर मैं मेंशन करता तो बोरॉन के आगे करता और ऑक्सीजन के आगे मैं नाइट्रोजन को करता, क्यों? सिंपल सी बात, बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है बिकॉज़ ऑफ फुली फिल्ड सबशेल, तो बेरिलियम बोरॉन की वजह से हम पूरे लॉ को खराब नहीं करेंगे, ठीक है ना? बट सम वेरिएशंस आर आल्सो ऑब्जर्व्ड ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अलोंग द पीरियड। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों बोरॉन से एक्सेप्शनली ज्यादा रहती है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा। बेरिलियम की ज्यादा होने का रीजन अभी बताया फुली फिल्ड सबशेल, नाइट्रोजन की ज्यादा होने का रीजन हाफ फिल्ड सबशेल। बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा क्योंकि बेरिलियम में 2s2 मिलती है और उसमें 2p1, इसी तरीके से नाइट्रोजन में 2p3 मिलती है और ऑक्सीजन में 2p4। तो अब क्या ऑर्डर बनेगा, लिथियम बोरॉन बेरिलियम, यहां पे एक्सेप्शन दिख गया, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक यहां पे एक्सेप्शन, तो ऑर्डर बनाया नहीं पूरा, थोड़ा गड़बड़ है, आप एक मार्क और बना लेना, ठीक है ना? इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन का साइन नहीं लग रहा, बच्चों बना लेना, क्लियर है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में ग्रेटर देन का साइन बना लेना, तो एक वेरिएशन यहां का, एक वेरिएशन यहां का, उसके रीजन ये हमारा। मेरे ख्याल से इसमें मेरे को कोई समझाने की बात नहीं है, मैं फिर भी अगर किसी बच्चों को दिक्कत है मैं फिर भी नीचे मेंशन कर देता हूं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, क्लियर है? आया ना? तो इधर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, खत्म। जहां वेरिएशन आया उसके रीजन आप समझ ही गए। तो ये था वेरिएशन अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द ग्रुप वेरिएशन दिखा दिया मैंने, अलोंग द पीरियड वेरिएशन दिखा दिया, क्लियर है? हाँ या ना? अब कुछ एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? ये आपका लगभग कंप्लीट हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, बस एक छोटा सा पॉइंट और है, मेन पॉइंट है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, इसलिए दिखा रहा हूं, ठीक है ना बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, कौन सी? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सीधी बात है, अगर किसी एक एटम में से हम इलेक्ट्रॉन निकालते चले तो एनर्जी देखनी पड़ेगी हमें हर कंडीशन में, तो वो जो एनर्जीज होती हैं उन्हें हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से हमें इलेक्ट्रॉन, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो उस दौरान जो एनर्जी होगी वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को देते हैं। तो एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने तो एक के बाद एक एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तो वही एनर्जी सक्सेसिव आयनाइजेशन energy required to remove successive electron from an isolated gaseous atom is called successive ionization energy। जैसे कोई एटम लिया मैंने m, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कंट्रोल, फिर इसके m में से फर्दर निकालो, ये नहीं कि वापस m ले जाओगे, m प्लस में से निकलेगी, अगला इलेक्ट्रॉन m प्लस में से निकलेगा, क्या बना है m+2, इसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकालो m+2 में से, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे अपन? आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, क्लियर? तो ये एक m में से सक्सेसिव अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले उसकी 3 आयनाइजेशन एनर्जी आ गई। और बच्चों ये रूल हमेशा फॉलो याद रखना क्या कि हर जो दूसरी नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो अपनी पहले वाली से ज्यादा रहती है, हमेशा हमेशा हमेशा। अगर आप इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट करोगे तो इसी ऑर्डर में आएंगे। हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी किसी पर्टिकुलर एटम के लिए, पूरी लाइन, हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी किसी पर्टिकुलर आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की वैल्यू कम होगी, सेकंड की उससे ज्यादा होगी, थर्ड की उससे भी ज्यादा होगी, हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही जाती है। अब ये अलग बात है, कहीं डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखता है, कहीं का डिफरेंस बहुत कम होता है, तो डिफरेंस के बेसिस पे ही हम एक और काम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो यही आयनाइजेशन एनर्जी, कहीं पे डिफरेंस ज्यादा भी होता है, कहीं पे डिफरेंस कम होता है, तो इन्हीं डिफरेंस के बेसिस पे बच्चों आपको क्वेश्चन आएगा, आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा प्रेडिक्ट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है? तो ये आयनाइजेशन एनर्जी आपको देगा वो सक्सेसिव, और आपको डिफरेंसेस के बेसिस पे पता लगाना होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में होगी है। जैसे कि नोट में मैंने क्वेश्चन ही बना के दिया, तो वही लिखा है मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी
वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल या फिर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बात तो वही है ना यार, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पता लगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पता लगा। तो हम इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम किसी भी एटम, अगर बाय चांस आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मेंशन हो तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, इसमें 3 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बता रखी है, देखो जरा ध्यान से। हाँ है ना, इसमें मैंने आपको 3 आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू बता रखी है। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। मैं आपको इसके लिए ऑप्शन दे देता हूं, है ना, फिर आंसर आप प्रेडिक्ट करना। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा देखो, तीसरा ऑप्शन, चौथा और देखो, ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, दूसरा ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 3s2, तीसरा ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 3s1 और चौथा ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब इन तीनों आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे आपको इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि असल में किस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज परफेक्टली फिट बैठेंगी। क्लियर है? जिस बच्चे को करना आता है बच्चों, ट्राई करना, कोशिश करना, दिमाग लगाने की, जिसको नहीं भी आता है वो ट्राई कर सकता है, आराम से समझ जाएगा। क्लियर है? पॉज करना वीडियो को, खुद आंसर प्रेडिक्ट करना, फिर आगे वीडियो को प्ले करना, तब मजा आएगा। क्लियर है? पहले खुद वीडियो पॉज करके आंसर प्रेडिक्ट करें, फिर आगे को वीडियो को प्ले करना। ठीक है? प्ले कर रहे हैं तो अलग बात है, तो वो मेहनत नहीं करना चाहते। जो मेहनत करना चाह रहा है, जो चाह रहा है कुछ सीखे, तो वीडियो को ईमानदारी से पॉज करना, आंसर प्रेडिक्ट करना, फिर वीडियो को प्ले करके आंसर चेक करना। ठीक है ना? चलिए मैं समझा रहा हूं। बच्चों हमेशा ध्यान रखना 2 कंडीशन। देखो भाई, डिफरेंस, अगर कभी भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा गैप है, कम से कम 3 4 5 हजार का गैप है किलो जूल या जूल में, क्लियर है, तो उस टाइम पे डेफिनेटली समझ जाना कि शेल चेंज हो रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हटेंगे कि शेल बदलेगी। जैसे अगर बाई चांस इलेक्ट्रॉन आप 3 में से हटा रहे हो, अगर कहीं पे आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, तो डेफिनेटली ध्यान रखना वहां पे शेल का चेंज होगा, चाहे वो 3 से 2 बन जाए, चाहे 2 से 1 बन जाए, या 4 से 3 बन जाए, तो शेल डेफिनेटली उस आयनाइजेशन एनर्जी पे बदल रही होगी। और कहीं पे 150 का फर्क है, 4 से 500 तक का फर्क है, तो उसमें ध्यान रखना क्या, उसमें सब शेल बदलती है। शेल जब बदल रही होगी तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस अपने आप ही दिख जाएगा। और जब सब शेल बदलती है तो वहां पे कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है 1000-1200 का, इतना बड़ा डिफरेंस देखा जाता है जब सब शेल बदलती है। और जब एक ही सब शेल में से इलेक्ट्रॉन हट रहे होते हैं तो वहां पे इतना बड़ा वेरिएशन नहीं होता है एनर्जी में। तो ये 3 रूल फॉलो करना। जब बहुत बड़ा वेरिएशन आएगा तो पूरी शेल बदलती है, अगर उससे भी कम वेरिएशन दिख रहा है तो सब शेल बदलती है। बहुत ही ना के बराबर वेरिएशन दिख रहा है तो कोई सब शेल नहीं, उसी पर्टिकुलर एक सब शेल में से इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे होंगे। क्लियर है? तो अब जरा दिमाग लगाओ, पहली आयनाइजेशन एनर्जी 190, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी 390 और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी देख लो कहां 390 थी, कहां 6000 के आसपास हो गई। तो इन शॉर्ट डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और थर्ड पे शेल चेंज हो गई। तो ऐसा ऑप्शन देखो भाई कि जिसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो देखने ना पहली और दूसरी हटेगी और तीसरी जब हटानी है तो वहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस, डेफिनेटली शेल चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैलेंस शेल होगी उसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मेरे ख्याल से आंसर दिख गया होगा, वैलेंस पूरी शेल चेंज हो गई है। यहां पे देख लेना 390 और कहां 6000
जमीन आसमान का फर्क है। डेफिनेटली यहाँ पे शेल बदली होगी। शेल का बदलना मतलब ये बचे हुए आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और 2 क्या हो गए, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली वैलेंस शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जब हम वो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो डेफिनेटली नोबल गैस है, या मतलब शेल बदली होगी। तो मेरे ख्याल से बी आंसर आ गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना कि सेकंड और थर्ड में। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब जब मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा मेरे ख्याल से नोबल गैस आ गई होगी 1s2 2p6, या इसी को आप कहते हैं शेल का बदलना। शेल तभी बदलेगी जब आप नोबल गैस में पहुंचोगे। तो यहाँ पे अगर शेल बदल रही है तो डेफिनेटली पीस वाला कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का होगा। क्लियर है? पहला इलेक्ट्रॉन चला गया 190, दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया 390, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया 2p6, इन शॉर्ट इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में जो कि एक नोबल गैस है। तो इसीलिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए इतना बड़ा एनर्जी का डिफरेंस दिख रहा है। तो इन शॉर्ट इसी डिफरेंस के बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो किसी की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। तो ये कंसेप्ट है और आपको ध्यान रखना है एक ही बात, मेन बात, जहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस हो, जहां पे आपका बहुत बड़ा डिफरेंस हो उसको पता लगा लेना बस। क्या उसको पता लगाने से आपको ये पता लग जाएगा कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दिख जाएगा आराम से। जैसे कि मैंने देख लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल वो दोनों आयनाइजेशन एनर्जी दी थी जहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैंने आपको बता दी कि यहां पे शेल चेंज होगी, तो उस शेल चेंज होने से पहले मैंने काउंट कर ली कितनी होगी, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी उतने इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही आएंगे। मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन है जिसमें पूरी एक बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो बी वाला ऑप्शन। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगा लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपने आप पता लग जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? आया ना? तो आप एक बात बस ये ध्यान रखें, जब एक बहुत बड़ा एनर्जी का चेंज दिखे आपको आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बड़ा जंप हो, तो वहां पे डेफिनेटली शेल बदल रही होती है। क्या बदल रही होती है? शेल बदल रही होती है, या फिर एटम ने क्या नोबल गैस अटेन कर रही होती है। डेफिनेटली शेल बदलने के टाइम पे एटम नोबल गैस अटेन करता है। दैट्स ऑल। इतनी छोटी सी बात थी किसकी, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया। क्लियर है बच्चों? आया ना? तो ये बच्चों आपका कंप्लीट होती है सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स के तौर पे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे बहुत मैं केवल टर्म यूज कर दूं आयनाइजेशन एनर्जी कि आयनाइजेशन एनर्जी में आपने पढ़ा है या बोल दूं कि ये किस वजह से रीजन हुआ, बिकॉज ऑफ देयर आयनाइजेशन एनर्जी। तो रीजन बनाऊंगा, अभी तो मैं पहले इसके रीजन समझा रहा हूं, आगे जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इसको एज अ रीजन यूज करूंगा, क्यों इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ये बेसिक टॉपिक है जो समझना कंपल्सरी है, नहीं समझेंगे तो इनऑर्गेनिक में बच्चों दिक्कत आएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने ढंग से ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ मेरा वीडियो सुना होगा और आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज बच्चों सब बच्चे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को प्लीज सब बच्चे सब्सक्राइब करें। आप ही लोगों के सब्सक्रिप्शन से, आप ही लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चों, तो और मेहनत करने का मन करता है और अच्छी चीजें हम आपको देंगे। बट आपको भी उतना ही करना पड़ेगा हमारे लिए, बस एक क्लिक ही तो करना है यार लाइक बटन पे और बेल आइकन पे क्लिक करना है, जिससे सब्सक्रिप्शन हो जाएगा आपका, उससे आपको भी फायदा है, हम लोगों को तो भैया मोटिवेशन चाहिए, सीधी बात है। उसी से हमें लगता है कि आप लोग हमसे देख रहे हैं वीडियोस, पसंद कर रहे हैं, तो हम और अच्छे से बनाएं और ज्यादा चीजें आपको दें। क्लियर है? हाँ या ना? आप लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब बच्चे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल। क्लियर है बच्चों? तो अगले सेशन में बच्चों मैं आपके साथ मिलता हूँ। अगले सेशन में जो अपन डिस्कस करने जाएंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इस सेशन में मैं आपका ऐड करता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। अगले सेशन में अपन शुरू करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, अगले सेशन में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।